नमस्कार टीम एजुकेशन इंडिया परिवार में मैं कर पांडे आप सभी भाई बहनों का खुले दिल से स्वागत करता हूं। उम्मीद के साथ कि अच्छे होंगे, पढ़ाई लिखाई भी ठीक ठाक तरीके से सबकी चल भी रही होगी। कुछ लोगों के नाम के साथ क्लास की शुरुआत करेंगे। संजय सिंह जी, देविका पासवान जी, माधुरी जी, नीलम, खुशबू, ऋषि जी, हरीश, जानकी, पंकज जी, स्मिता, जी संजय जी, रीता पांडे जी, सोनी जी, प्रतिमा, दिनेश, राकेश, शैली, बहुत सारे लोग हैं और उम्मीद करता हूं सब ठीक ठाक होगा। देखिए, कल आपको बताया हुआ था कि आज एक क्लास हम लोग करेंगे, संडे है और आज हड़प्पा सभ्यता को फिनिश करने का प्रयास भी करेंगे और मुझे लगता है हो भी जाएगा। शुरुआत करेंगे, देखेंगे ध्यान से, समझने की कोशिश करेगा। हमारा जो आज का मुद्दा होगा वो होगा हड़प्पाई अर्थव्यवस्था अर्थात हड़प्पा सभ्यता की अर्थव्यवस्था। और जब ये देख लेंगे तो अंतिम लास्ट मुद्दा होगा इसमें हड़प्पा सभ्यता का पतन कैसे हुआ, उस संदर्भ में बातें हम लोग कुछ करेंगे। हड़प्पाई अर्थव्यवस्था, देखें एक बात और बताऊं कि कल से कुछ प्रश्नों के साथ राष्ट्रीय आंदोलन में हमने प्रवेश किया हुआ था और एक अच्छा सा बहुत ही सरल प्रश्नों के साथ वो कल अभ्यास आपका रहा। अगला जो क्लास होगा, कल मैं रहूंगा नहीं, बाहर रहना है मुझे, अभी थोड़ी देर बाद ही जाऊंगा और कल शाम तक संभवतः वापस आना होगा। तो अगली जो क्लास होगी मैं आपको बता देता हूं कि बहुत ही कठिन प्रकार के प्रश्न मिलेंगे आपको, बहुत ही कठिन प्रकार के प्रश्न मिलेंगे। जो कल टॉपिक था ना, उदारवादी चरण या फिर कांग्रेस की जो सम्मेलन अधिवेशन रहे उससे संबंधित, मंगलवार की शाम को यह प्रश्नोत्तर हम लोग करेंगे और बिल्कुल अच्छे से प्रिपेयर हो लीजिएगा। एक बार बहुत अच्छे से अपने नोट्स को आप लोग रिवाइज कर लीजिएगा ताकि प्रश्न सॉल्व करने में आसानी रहे। बहुत सारे बुद्धि विवेक का प्रयोग करना होगा, ऐसे बहुत सारे प्रश्न आपको मिलेंगे, ठीक है। और मैं लगातार कहूंगा आपसे कि जितना मैक्सिमम हो सकता है ना, जितनी बार हो सकता है उतनी बार अपने नोट्स को रिवाइज करेंगे। और जो सरल प्रश्न है ना उनको बिल्कुल छोड़ दीजिएगा, लेकिन जो कठिन प्रश्न हैं, जिनके प्रश्न के उत्तर, प्रश्नोत्तर की बात कर रहा हूं, जो हम लोग अभ्यास करेंगे, जिन प्रश्नों के उत्तर आप में से किसी को नहीं पता हो उनको कहीं ना कहीं नोट करके एक जगह इकट्ठा करते चले जाएंगे। अब महासचिव कांग्रेस का ए.ओ. ह्यूम था, उसकी स्थापना ए.ओ. ह्यूम ने की, बंबई में हुआ, पूना में पहले होना था, प्लेग फैल गया था। अब ये सब नहीं भी पढ़ेंगे ना तो हमेशा मरते समय तक याद ही याद रहेगा, ये भूलने की बातें नहीं है। लेकिन कुछ प्रश्न, 50 प्रश्न मान ले हुआ, उसमें 5 प्रश्न आपको बिल्कुल नए दिखाई दिए, तो उन प्रश्नों को कहीं एक जगह इकट्ठा करते चले जाइए, कभी ना कभी वो आपके काम आ जाएंगे और एक जगह सारी चीजें आपकी इकट्ठी रहेंगी, ठीक है। ऐसे आपका तरीका होना चाहिए और प्रॉपर वे में आपका नोट्स है, प्रॉपर वे में ऐसे ही प्रश्न भी इकट्ठा होते चले जाएंगे तो बहुत ही फायदा होगा। समय समय पे आपके बैच में अपने आप से वो सारे प्रश्न पहुंचते चले जाएंगे, लेकिन उसमें एक ये तरीका ध्यान में रखना है कि प्रश्न तो बहुत सारे हैं, 50 प्रश्न है मान लें, लेकिन 50 में से 45 आपको आता है, 5 ही नहीं आता है, 5 ही नहीं आता है। अब 45 जो आते हैं उनको आप नहीं भी पढ़ेंगे ना तो काम चल जाएगा, अब उस पर टाइम किल करने की जरूरत नहीं है। तो जो रेस्ट 5 हैं जहां पे आपको परेशानी हुई, किसी को भी, सबके लिए अलग अलग प्रश्न हो सकते हैं, वो जहां पे परेशानी हुई उन प्रश्नों को एक जगह इकट्ठा करते चले जाएंगे, क्योंकि अभी आने वाले 1-1.5 महीने में ही आप देखेंगे न जाने कितने हजार प्रश्न हम लोग ऐसे ही सॉल्व करते चले जाएंगे, ठीक है। नहीं खुशबू जी, बस मुझे लगता है कि कल से उस पे काम शुरू होगा। जी पूरा, रीता जी, राष्ट्रीय आंदोलन के तीनों चरणों के से ही संबंधित प्रश्न होंगे, लेकिन अभी बारी बारी से, मतलब
एक एक टॉपिक पे ना दो दो तीन तीन हम लोग अभ्यास प्रश्नोत्तर करेंगे। जैसे कल अधिवेशन से संबंधित जो प्रश्न रहा वो अभी अधूरा रहा है प्रश्न, उसमें मुझे लगता है कि तकरीबन 180-90 प्रश्न है अधिवेशन को सिर्फ लेकर के, ठीक है। तो जो अगली क्लास होगी ना, कुछ खतरनाक किस्म के, आप थंबनेल में भी देखिएगा यही लिखेंगे खतरनाक प्रश्न, यही थंबनेल पे भी रहेगा, और उसमें खोज खोज करके जो बहुत जटिल प्रकार के प्रश्न बन सकते हैं बड़ी परीक्षाओं को लेकर के, या जो छोटी परीक्षाएं हैं जो लोग उनकी तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी, वो सबके लिए समान रूप से उपयोगी होगा। तो एक एक टॉपिक से संबंधित दो दो तीन तीन अभ्यास सेशन वो रहेगा, ठीक है। तो अगला जो हमारा अभ्यास सत्र होगा ना मंगलवार को, तो वो उदारवादी चरण के नाम से ही रखेंगे उसको। उसमें कांग्रेस के सम्मेलन से संबंधित बहुत सारे प्रश्न होंगे अलग से, और उसमें कुछ कठिन प्रश्न अलग से होंगे, ठीक है। हाँ जी मयंक, पक्का है भाई, आप रहिएगा, मैं आपका नाम लूंगा और मैं आपसे पूछूंगा भी खतरनाक है कि नहीं है। चले ठीक है, बस अच्छे से पढ़ाई करते रहें, परीक्षा पास करना हमारे पकड़ में है बिल्कुल, ठीक है। मैं अपनी ओर से लगातार 24 घंटा ना मेरा दिमाग इन्हीं कामों में लगता है, कैसे और अच्छा हो और अच्छा। जब मन में यह भावना रहती है ना तो निश्चित रूप से काम अच्छा ही होता है। घर परिवार बिल्कुल दिमाग से गायब ही रहता है, लोग नाराज भी हो जाते हैं कि ना तो फोन करता है, ना तो हालचाल लेता है, ना तो ध्यान देता है। 24 घंटा बस एक ही काम में दिमाग लगा रहता है। अच्छा ही होगा, सब कुछ अच्छा होगा, बस अपनी ओर से कोई कसर नहीं छोड़िएगा, रिजल्ट हमारी मुट्ठी में होगा निश्चित रूप से। चले हड़प्पाई अर्थव्यवस्था की बात करते हैं, बिल्कुल बात को ध्यान से समझने का प्रयास करिएगा। जब अर्थव्यवस्था की बात आती है हड़प्पा सभ्यता के, तो कुछ बेसिक बात देखने को मिलता है। जैसे हड़प्पा सभ्यता, अगर पूछ लिया जाए कि हड़प्पा सभ्यता का आधार क्या था, हड़प्पा सभ्यता की अर्थव्यवस्था का आधार क्या था, तो हड़प्पा सभ्यता की अर्थव्यवस्था का आधार दो चीजें देखने को मिलता है, एक कृषि और दूसरा व्यापार। और ये जो व्यापार है वो भी दो प्रकार से है, एक आंतरिक व्यापार और एक बाह्य व्यापार। बाह्य व्यापार, ये जो बाह्य व्यापार है इसी को आप कह सकते हैं विदेशी व्यापार। तो हड़प्पा सभ्यता की अर्थव्यवस्था के ये दो आधार देखने को मिलते हैं। जिन्होंने भी पीडीएफ नोट्स पढ़ा होगा उसमें सीधे सीधे लिखा हुआ है पहली लाइन कि कृषि और व्यापार के सूक्ष्म संतुलन पर टिका हुआ था। हड़प्पा सभ्यता की जो यह अर्थव्यवस्था है कृषि और व्यापार के सूक्ष्म संतुलन पर टिका हुआ था। सूक्ष्म संतुलन शब्द का प्रयोग हुआ है, इसका मतलब क्या होता है? सूक्ष्म संतुलन का मतलब होता है कि अगर एक भी कोई चीज प्रभावित हुई, अगर कृषि प्रभावित हुआ तो व्यापार प्रभावित हो जाएगा, और अगर व्यापार प्रभावित हुआ तो कृषि कार्य प्रभावित हो जाएगा, अर्थात एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। अर्थात हड़प्पा सभ्यता की यह जो अर्थव्यवस्था है ना, वो एक सिक्के के दो पहलू हैं, एक सिक्के के दो पहलू हैं, और दोनों एक दूसरे से इतने घुले मिले हैं कि उनमें अंतर नहीं किया जा सकता। जब भी हड़प्पा सभ्यता की अर्थव्यवस्था की बात आती है तो कृषि और व्यापार दोनों अपने आप ही इंक्लूड हो जाता है। चले अब ये समझें कि हड़प्पा सभ्यता की अर्थव्यवस्था का आधार तो कृषि और व्यापार है, सूक्ष्म संतुलन पर टिका हुआ था। व्यापार में भी दो कैटेगरी बांट दिया, आंतरिक व्यापार अर्थात हड़प्पा से संबंधित जो लगभग 2800 स्थल हैं, तो उन 2800 स्थलों के बीच आपस में व्यापार। ये जो आंतरिक व्यापार है, तो आंतरिक व्यापार में ये जो 2800 प्लस स्थल है ना, इनमें आपस में जो व्यापार हो रहा है दैट इज आंतरिक व्यापार, या देश में ही अर्थात भारत देश में ही जो हड़प्पा सभ्यता के बाहर का क्षेत्र है वो भी आंतरिक व्यापार ही कहलाएगा, क्योंकि देश के भीतर ही हो रहा है।
जबकि बाह्य या विदेशी व्यापार में आप मेसोपोटामिया देख सकते हैं, मेसोपोटामिया, इसके अलावा ओमान देख सकते हैं, ओमान के अलावा बहरीन देख सकते हैं, अभी इस पर डिस्कस करेंगे अच्छे से। ओमान हो गया, बहरीन हो गया, फारस, फारस मतलब ईरान हो गया, मिस्र हो गया, हालांकि मिस्र के साथ बहुत घनिष्ठ संबंध नहीं था, सीरिया हो गया, ये सब भारत के बाहर के क्षेत्र हैं। इन क्षेत्रों से भी हड़प्पा सभ्यता के लोगों का व्यापार कार्य होता था। इसमें एक चीज और समझने की है बात कि ये जो बाह्य व्यापार हो रहा है और ये जो आंतरिक व्यापार हो रहा है, तो आंतरिक व्यापार में किस चीज का प्रयोग करते थे ये लोग? बैलगाड़ी का प्रयोग करते थे। किस चीज का भाई? बैलगाड़ी का प्रयोग करते थे। जबकि बाह्य व्यापार में किस चीज का प्रयोग करते थे? तो यह लोग नाव का प्रयोग करते थे, नाव अर्थात जलयान का प्रयोग करते थे। क्लियर है भाई? इसी संदर्भ में एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न निकल करके आता है जब बाह्य व्यापार और नाव की बात आ रही है कि कहां से एक मिट्टी का नमूना, नाव का मॉडल प्राप्त हुआ है? तो लोथल से मिट्टी का बना, किस चीज का बना? मिट्टी का बना, याद रखिएगा, मिट्टी का बना है। प्रश्न कई बार यह पूछा हुआ है, मिट्टी का बना क्या चीज प्राप्त हुआ है? एक मॉडल। मॉडल का मतलब क्या है? नमूना। किस चीज का? नाव का। कहां से प्राप्त हुआ है मॉडल? या लोथल स्थल से मिट्टी का बना हुआ है। ध्यान से समझेंगे, मिट्टी का बना हुआ नाव जैसा मॉडल प्राप्त हुआ है, अर्थात मिट्टी का इस आकार का कुछ प्राप्त हुआ है। और इसकी एक खास बात और भी है, इसकी एक खास बात यह भी है, ये जो मॉडल प्राप्त हुआ है नाव का लोथल से ना, तो इसमें मस्तूल या पतवार कह ले, पतवार लगाने का स्थान भी बना हुआ है। अर्थात ये अगर कह ले नाव है, मेरी कला तो माशाल्लाह है, आपको पता ही है, तो ये जो नाव जैसा मॉडल ये प्राप्त हुआ है ना, यहाँ पे मस्तूल या पतवार अर्थात हवा इधर से चल रही है, हवा इधर से चल रही है और यहाँ पे कुछ पाल जैसा लगा दिया, कपड़ा लगा दिया, हवा के वेग से इसकी गति और क्या हो जाएगी? गति और तीव्र हो जाएगी। तो ये स्थान भी उस पे अंकित है, मस्तूल या पतवार लगाने का उस नाव पे यह स्थान भी अंकित है। इस प्रकार का नाव का एक मॉडल लोथल स्थल से प्राप्त हुआ है। क्लियर है? इतनी बात क्लियर है? चलिए आगे बात करेंगे। तो हम लोग बात कर रहे थे हड़प्पा सभ्यता के अर्थव्यवस्था की, और हड़प्पा सभ्यता के अर्थव्यवस्था में आधार देखा जो कि सूक्ष्म संतुलन पर आधारित था। दो बातें यहां पे देखी, कृषि और व्यापार के नाजुक संतुलन पर यह अर्थव्यवस्था टिकी हुई थी। और ये तो हो गया आधार। अगर यह कभी प्रश्न पूछा गया भी है कि हड़प्पा सभ्यता की समृद्धि का कारण क्या था? हड़प्पा सभ्यता की समृद्धि का कारण क्या था? तो हड़प्पा सभ्यता की समृद्धि का कारण कभी भी प्रश्न आएगा तो आप लगाएंगे बाह्य व्यापार, या फिर सीधे सीधे कहेंगे व्यापार। ठीक है, व्यापार में भी अगर पूछ लिया बाह्य आंतरिक तो बाह्य व्यापार करेंगे, नहीं तो सीधे सीधे ऑप्शन में रहता है व्यापार। हड़प्पा सभ्यता की समृद्धि का कारण व्यापार था। कैसे था इसको बहुत समझें। आज जो हमारा भारत देश है, अगर अमेरिका के साथ इसका व्यापारिक संबंध होगा तो अमेरिकी कल्चर भी तो आएगा, अमेरिकी वस्तुएं भी तो आएंगी, हमारा जो लेवल है ना उपभोग का वो बढ़ जाएगा। ऐसा ही है ना। तो जब हड़प्पा सभ्यता के लोग बाह्य क्षेत्रों में जाकर के व्यापार कार्य करते थे, अर्थात अपनी वस्तुएं बाहर और बाहर की वस्तुएं अपने क्षेत्र में लाते थे, हड़प्पाई क्षेत्रों में, तो निश्चित रूप से और ज्यादा समृद्धि आई होगी। तो समृद्धि का कारण क्या था? बाह्य व्यापार अर्थात व्यापार था। और इसी संदर्भ में आपने देखा हुआ था, जब समझ में आती जाए बात बताते चले जाएंगे, ओके करते चले जाएंगे ताकि मुझे पता चलता रहे। ये छोटी छोटी चीजें हैं लेकिन हड़प्पा सभ्यता के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण चीजें हैं। अगर यह समझ बनता है निश्चित रूप से प्रश्न आपके लिए आसान होगा अटेम्प्ट करना। इसी संदर्भ में आपको देखा था कि एक व्यापारिक बस्ती ही बनाई हुई थी इन्होंने। व्यापारिक बस्ती किस रूप में? मध्यस्थ रूप में एक व्यापारिक बस्ती। कहां पे? शोर्तघई में। शोर्तघई कहां पे? यह अफगानिस्तान में। शोर्तघई। क्लियर होगा उम्मीद करता हूं।
इसी कड़ी में कुछ और बातें। हड़प्पा सभ्यता को प्रथम नगरीय सभ्यता कहा जाता है। प्रथम नगरीय सभ्यता कहा जाता है हड़प्पा सभ्यता को। प्रथम नगरीय सभ्यता किस किस परिप्रेक्ष्य में? तो भारत की प्रथम नगरीय सभ्यता कौन थी, यह भी प्रश्न बनता है। भारतीय उपमहाद्वीप की, यह भी प्रश्न बनता है। भारतीय उपमहाद्वीप की ज्योग्राफी में पढ़ा होगा, उपमहाद्वीप क्यों कहा जाता है भारत को, कि प्रथम नगरीय सभ्यता कौन सी थी? उत्तर है हड़प्पा सभ्यता। दक्षिण पूर्व एशिया की प्रथम नगरीय सभ्यता कौन सी थी? अगेन उत्तर होगा हड़प्पा सभ्यता। ये 3 प्रकार के प्रश्न बनते हैं प्रथम नगरीय सभ्यता को लेकर के, हड़प्पा सभ्यता को। भले ही हड़प्पा सभ्यता प्रथम नगरीय सभ्यता के तौर पे जानी जाती है, बावजूद इसके क्या एक काम की बात है, बावजूद इसके अधिकांश आबादी कैसी थी हड़प्पा सभ्यता की? अधिकांश आबादी ग्रामीण थी। अब अधिकांश आबादी ग्रामीण थी। क्यों भाई? किस संदर्भ में कहा जाता है कि प्रथम नगरीय सभ्यता थी? तो इसका उत्तर है क्योंकि पहली बार भारत में या भारतीय उपमहाद्वीप में या दक्षिण पूर्व एशिया में पहली बार कुछ गांव डेवलप होते होते नगरीकरण की स्थिति तक पहुंच गए थे। लगभग 2800 स्थल हैं, लगभग 2800 से ज्यादा स्थल अभी तक हड़प्पा सभ्यता संबंधित जानकारी में आ चुके हैं, लेकिन 2800 के 2800 में नगरीकरण नहीं देखने को मिलता है। 7, 8, 9, 10 2800 में से 7, 8, 9, 10 ही ऐसे स्थल थे जो कि धीरे धीरे डेवलप हो करके, विकास करके नगरीकरण की स्थिति तक पहुंच पाए थे। इसका मतलब कि नगरीकरण का प्रथम साक्ष्य तो मिल रहा है, 7, 8, 9, 10 जो भी स्थल हैं वहां पे नगरीकरण का साक्ष्य मिल रहा है, लेकिन अधिकांश अर्थात 2700 प्लस स्थल अभी भी कैसे हैं? ग्रामीण ही हैं। इसका मतलब हड़प्पा सभ्यता भले ही प्रथम नगरीय सभ्यता थी, बावजूद इसके अधिकांश आबादी हड़प्पा सभ्यता की कैसी थी? ग्रामीण थी। क्लियर है ये बात? क्लियर है? चले एक एक बात पे सहमति बताते रहें, जताते रहें, तो मैं आगे बढ़ता चला जाऊंगा। अब ये अधिकांश जो आबादी है ग्रामीण है, अधिकांश आबादी ग्रामीण है। ऊपर आपने देखा ये लिखा हुआ था कृषि और व्यापार, कृषि और व्यापार। अधिकांश आबादी है क्या है? ग्रामीण है, खेती कर रही है। कुछ नगर भी हैं जो कि बाह्य व्यापार में भूमिका निभा रहे हैं, जो कि समृद्धि का कारण है। वो कैसे? वो व्यापार कार्य, औद्योगिक कार्य हो रहा है, कुछ औद्योगिक वस्तुएं बनती होंगी तो उसे व्यापार कार्य की शुरुआत हो रही है। तो यही कृषि और व्यापार के सूक्ष्म संतुलन पर अर्थव्यवस्था हड़प्पा सभ्यता की टिकी हुई थी। चले अब ये जो अधिकांश आबादी ग्रामीण थी, तो इसमें अब अगली बात बनती है कि अधिकांश आबादी ग्रामीण थी तो अधिकांश आबादी क्या करती थी? कृषि करती थी। अधिकांश लोग क्या करते थे? कृषि करते थे। कुछ ही लोग औद्योगिक कार्य करते रहे होंगे, अधिकांश लोग क्या कर रहे हैं? कृषि कर रहे हैं। अब ये जो कृषि कर रहे हैं, तो ये कृषि को लेकर के भी कुछ प्रश्न बनता है कि ये लोग किस प्रकार की कृषि कर रहे थे। तो ये लोग जो कृषि कर रहे थे वो सरप्लस वाली कृषि कर रहे थे। सरप्लस का मतलब क्या होता है? अधिशेष। अर्थात हड़प्पा सभ्यता में कैसी कृषि देखने को मिलती है? अर्थात कृषि अधिशेष की स्थिति थी। अर्थात अधिशेष का मतलब होता है आवश्यकता से अधिक, आवश्यकता से अधिक, आवश्यकता से अधिक, आवश्यकता से अधिक। क्यों भाई? अधिकांश आबादी रह रही है गांव में, कुछ नगर भी तो हैं, कुछ शहर भी तो हैं हड़प्पा सभ्यता में। शहरों में औद्योगिक कार्य हो रहा है, व्यापार कार्य के लिए। शहरों में हड़प्पा सभ्यता के जो शहर हैं, नगर हैं, वहां भी तमाम आबादी तो रह रही है। अब इलाहाबाद शहर में, दिल्ली शहर में खेती तो हो नहीं रही है, लेकिन दुकानों पर चावल, दाल वगैरह वगैरह सब मिलता है। वो कहां पे हो रहा है? वो गांव में हो रहा है, गांव से आ रहा है। ऐसे लोगों के लिए, गांव में लोग अपने लिए भी पेट भरने के लिए खेती कर रहे हैं और उससे ज्यादा खेती कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि जो भाई बहन देश के खेती नहीं कर पा रहे हैं उनका भी पेट भरे, भले ही वो खरीद करके खाएं लेकिन पेट तो भरे उनका भी।
तो कृषि हड़प्पा सभ्यता में आवश्यकता से अधिक होती थी, इसी वजह से कृषि अधिशेष शब्द का प्रयोग किया जाता है। हड़प्पा सभ्यता में कृषि अधिशेष की स्थिति देखने को मिलती है। क्लियर होगा, कृषि अधिशेष। इसी संदर्भ में कुछ और बात, जब कृषि अधिशेष हो रहा है तो कृषि को लेकर के कुछ बातें होंगी। किस प्रकार की कृषि ये लोग कर रहे हैं, तो इसका उत्तर है कि ये लोग सामान्यतः ये लोग रबी की फसल उपजाते थे। रबी, खरीफ, जायद आप जानते हैं, सामान्यतः रबी की फसल उपजाते थे। अब ज्योग्राफी में आपने पढ़ा भी होगा, रबी की फसल में कौन कौन सा होता है। रबी की फसल में कौन कौन से, गेहूं, जौ, चना, मटर, मसूर, सरसों, बाजरा। इसके साथ साथ कुछ और भी आज के नजरिए से नहीं देखेंगे। आज गर्मी के बाद जब बारिश होती है ना, जब गर्मी के बाद बारिश होती है तो चावल उपजाया जाता है, कपास उपजाया जाता है, ठीक है। लेकिन हड़प्पा सभ्यता में हर जगह से लगभग 2800 स्थलों से रबी की फसल का साक्ष्य मिल रहा है। जैसे कौन कौन से, गेहूं, जौ, चना, मटर, सरसों, ये कॉमन सी बात है रबी की फसल में। लेकिन इसके साथ साथ आपको पता है कि यहां पे चावल का भी साक्ष्य मिल रहा है, यहां से कपास का भी साक्ष्य मिल रहा है। लेकिन चावल और कपास तो रबी की फसल है नहीं, लेकिन समझने की बात है कि ये जो रबी की फसल है ना, ये लगभग सभी स्थलों से प्राप्त हो रहे हैं, यह प्राप्त हो रहा है, लेकिन यह कुछ ही स्थलों से प्राप्त हो रहा है। अर्थात कुछ ही स्थलों से प्राप्त हो रहा है, मतलब अपवाद स्वरूप, और कुछ ही स्थलों से प्राप्त हो रहा है, अपवाद स्वरूप है। इसी वजह से इनको लेकर के प्रश्न लगातार पूछा जाता है, इनको लेकर के प्रश्न नहीं पूछा जाता है। बात समझ में आ रही है भाई? गेहूं, जौ, चना, मटर, सरसों, ये सब प्रश्न नहीं पूछा जाता है क्योंकि लगभग सभी स्थलों से इनके साक्ष्य मिल रहे हैं। तो ये प्रश्न बनेगा ही नहीं किन किन स्थलों से, सामान्यतः हर जगह से मिल रहा है। लेकिन चावल का साक्ष्य कहां से मिला हुआ है, कपास का साक्ष्य कहां से मिला हुआ है हड़प्पा सभ्यता में, यह प्रश्न जरूर पूछा जाता है क्योंकि सामान्यतः रबी की फसल उपजाते थे और चावल, कपास आदि रबी की फसल नहीं है। बात समझ में आ रही है भाई? तो इनको लेकर के लगातार प्रश्न बनता है कि चावल का साक्ष्य कहां से मिल रहा है, कपास का साक्ष्य कहां से मिल रहा है। तो अब देखते हैं भाई, चावल का जो साक्ष्य मिल रहा है वो लोथल से मिल रहा है, याद रखना है, वो रंगपुर से मिल रहा है, लगातार प्रश्न पूछा हुआ है। इसके अलावा हड़प्पा से भी चावल का साक्ष्य मिल रहा है, कालीबंगा से भी चावल का साक्ष्य मिल रहा है। 2800 में से 4-5 ऐसे स्थल हैं जहां से चावल का साक्ष्य मिल रहा है, हर जगह से नहीं मिल रहा है, इस वजह से प्रश्न पूछा जाता है। कपास की बात किया जाए, कपास को लेकर के कुछ प्रश्न बनता है। क्या प्रश्न बनता है वो भी देख लेते हैं। कपास को लेकर के प्रश्न बनता है कि चूंकि सिंधु घाटी की सभ्यता के लोग प्रथम कपास उत्पादक थे। प्रथम कपास उत्पादक कौन लोग थे विश्व में? तो विश्व में प्रथम कपास उत्पादक सिंधु सभ्यता के लोग थे। इसी वजह से विदेशियों में यूनानी लोगों ने सिंधु सभ्यता के लिए क्या शब्द का प्रयोग किया था? सिंडन शब्द का प्रयोग किया था। याद रहेगा, सिंडन शब्द का प्रयोग किसके लिए किया गया है? सिंडन शब्द का प्रयोग हड़प्पा सभ्यता के लिए किया गया है। किन्होंने किया हुआ था? यूनानियों ने किया था। किस संदर्भ में किया गया था? क्योंकि हड़प्पा सभ्यता के लोग प्रथम कपास उत्पादक थे। विश्व में पहली बार हड़प्पा सभ्यता के लोगों ने कपास उत्पादन किया हुआ था, इस संदर्भ में। क्लियर है? क्लियर है भाई? अब इसके साथ साथ कपास को लेकर के कुछ और बातें कि कपास का प्रथम साक्ष्य कहां से मिलता है। प्रथम साक्ष्य कपास का कहां से मिलता है? तो कपास का प्रथम साक्ष्य विश्व में मेहरगढ़ से प्राप्त होता है। कहां से? मेहरगढ़ से कपास का प्रथम साक्ष्य प्राप्त होता है। इसके अलावा आपको पता है कि मोहनजोदड़ो से सूती वस्त्र की जानकारी मिलती हुई है। अब जहां जहां से सूती वस्त्र का साक्ष्य मिल रहा है वहां वहां कपास का साक्ष्य मिल रहा है। अर्थात मेहरगढ़ से प्रथम साक्ष्य मिल रहा है, लेकिन
कपास का साक्ष्य मोहनजोदड़ो से भी प्राप्त हो रहा है। याद रहेगा, ये सब प्रश्न पूछा हुआ है और रिपीटेशन है। यहां पे इस चैप्टर में रिपीटेशन है। आगे बढ़ें। इसके साथ साथ कुछ और बातें कि सामान्यतः रबी की फसल उपजाई जाती थी, गेहूं, जौ, चना, मटर, मसूर, सरसों आदि। इसके साथ साथ चावल, कपास के भी साक्ष्य मिले हैं। इसमें और भी कुछ चीजें हैं, जैसे जैसे प्लस करते हैं, इसमें तरबूज, खरबूज, नींबू, बाजरा आदि के साक्ष्य भी प्राप्त हुए हैं। बाजरा का साक्ष्य भी, बाजरा चूंकि रबी की फसल नहीं है, बाजरा भी रबी की फसल नहीं है, बाजरा को लेकर के भी साक्ष्य कहां से, सुरकोतड़ा से बाजरा का साक्ष्य मिल रहा है। शोरतघई से बाजरा का साक्ष्य मिल रहा है। यह भी एक तथ्य है याद करने के लिए। इसमें एक और महत्वपूर्ण बात है कि अपवाद है क्या, हड़प्पा सभ्यता के लोगों को गन्ना की खेती की जानकारी थी, या रागी भी एक फसल होती है। बहुत खेती से मेरा जुड़ाव नहीं रहा है, नहीं जानता हूं बहुत कुछ। गन्ना और रागी दो ऐसी फसल थी जिनके विषय में जानकारी नहीं थी। अर्थात गन्ना और रागी का साक्ष्य हड़प्पा सभ्यता से मिला है या नहीं मिला है? उत्तर है नहीं मिला हुआ है। याद रहेगा, हड़प्पा सभ्यता के लोग गन्ना की कृषि नहीं करते थे, रागी की कृषि नहीं करते थे, साक्ष्य नहीं मिला हुआ है। याद रहेगा, ठीक है। अब आगे बात करते हैं। अब खेती वेती तो हो रही है, सरप्लस हो रही है, कृषि अधिशेष वाली स्थिति बनती है। क्या ये लोग खेती कर रहे हैं तो खेती में सिंचाई एक महत्वपूर्ण मुद्दा होता है। सिंचाई, ये लोग सिंचाई कैसे करते थे? ये लोग, तो सिंचाई को लेकर के ये लोग सिंचाई में बाढ़ के पानी का प्रयोग करते थे। बाढ़ के पानी का प्रयोग ये लोग सिंचाई कार्य के लिए करते थे। रबी की फसल कब उपजाई जाती है? रबी की फसल नवंबर में उपजाई जाती है। ध्यान से देखेंगे, बाढ़ के पानी का प्रयोग कर रहे हैं सिंचाई कार्य के लिए। कैसे? ये लोग सामान्यतः रबी की फसल उपजाते थे और रबी की फसल नवंबर में बोई जाती है और कब काट ली जाती है? अप्रैल में काट ली जाती है। नवंबर से अप्रैल, यही होता है ना भाई। रबी की फसल ही क्यों उपजा रहे थे? इस वजह से रबी की फसल उपजाते थे क्योंकि आपको पता है कि भारत में जब मानसून आता है तो यहां केरल 1 जून पहुंचता है केरल, और यहां तक पहुंचते पहुंचते, इन क्षेत्रों में पहुंचते पहुंचते कितना टाइम हो जाता है? तो हड़प्पाई क्षेत्रों में पहुंचते पहुंचते, वर्तमान नजरिए से देखा जाए तो इस पश्चिमों भारत वाले क्षेत्र में पहुंचते पहुंचते मानसून कब तक पहुंच पाता है? ये पहुंचते पहुंचते 30 जुलाई हो जाता है। 30 जुलाई तक यहां पे पहुंचता है, ठीक है। 30 जुलाई तक पहुंचता है और उस समय की बात देखा जाए तो थोड़ा सा और आगे बढ़ जाता था ये समय। जब ये 30 जुलाई अगस्त का समय आ जा रहा है, उसके बाद अब चूंकि पानी फैला हुआ है, चारों ओर पानी है, बाढ़ का समय आ गया है। जब पानी अर्थात बाढ़ धीरे धीरे कम हो रहा है, तो मिट्टी कैसी है? दलदली है। मिट्टी दलदली हुई है और थोड़ा सा कुछ दिन उस पे सनलाइट, हल्की लाइट पड़ेगी ना, तो उसके बाद क्या होगा? मिट्टी में नीचे नमी होगी, ऊपर हल्का सूखा हुआ दिखाई पड़ेगा, तो फसल लहलहा करके होगी। रबी की फसल के लिए ऐसा ही होता है। यही कारण है कि बाढ़ का पानी जब समाप्त हो जाता था, बाढ़ चली जाती थी, नीचे मिट्टी में अभी नमी रहती थी, गाद रहता था ऊपरी स्तर पे मिट्टी के, तो अक्टूबर नवंबर से ये लोग खेती करना शुरू करते थे। बाढ़ के पानी का चूंकि ये लोग उपयोग करते थे सबसे ज्यादा, इसी वजह से ये लोग रबी की फसल उपजाते थे। आगे बढ़ते हैं। ये लोग बाढ़ के पानी का प्रयोग करते थे सर्वाधिक ये लोग बाढ़ का पानी का प्रयोग करते थे, इसीलिए ये लोग रबी की फसल उपजाते थे। इसके साथ साथ ये लोग तालाब आदि का साक्ष्य भी मिला हुआ है।
इसका भी प्रयोग करते थे। घर में कुआं का साक्ष्य मिला हुआ है। सर्वाधिक कुआं मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुआ है। सर्वाधिक कुआं मोहनजोदड़ो से एंड कहां से, कालीबंगा से प्राप्त हुआ है। कुओं का प्रयोग करते थे। अब एक प्रश्न बनता है, क्या ये लोग सिंचाई में नहर का प्रयोग करते थे? तो सिंचाई कार्य में ये लोग नहर का प्रयोग नहीं करते थे, बाढ़ के पानी का प्रयोग करते थे। और खेत में आप जानते हैं मेड़ बांधना, मेड़ बांधना, तो वही में जो मेड़ बांधना, बाढ़ के पानी का प्रयोग करते थे। तो ये लोग मेड़ बांधना, मेड़ बांधना का मतलब बांध बनाना, बांध बांधना जानते थे। मेड़ बांधने के संदर्भ में ये बांध बांधना। अब भाखड़ा नांगल टाइप का बांध नहीं बना दिया इन लोगों ने, हीराकुंड टाइप का बांध नहीं बना दिया, बल्कि ये जो खेतों में मेड़ होता था ना पानी रोकने के लिए, वही है बांध बांधना। समझ में आई बात? ये लोग सिंचाई कार्य के लिए नहर का प्रयोग नहीं करते थे, बल्कि बाढ़ के पानी का तालाब, कुआं आदि का प्रयोग किया करते थे। क्लियर है? नहर का प्रयोग नहीं करते थे। बताएं भाई, क्लियर है ये? चले, इसके साथ साथ एक और महत्वपूर्ण बात कि जब खेती हो रही है, सिंचाई भी हो रही है, तो खेती में पशु का प्रयोग तो हो ही रहा होगा, पशु का प्रयोग तो हो ही रहा होगा। तो प्रश्न बनता है, सर्वाधिक प्रिय पशु कौन था? सर्वाधिक प्रिय पशु कौन था? इसका उत्तर है वृषभ। सर्वाधिक लोकप्रिय पशु कौन था? वृषभ था। हड़प्पा सभ्यता में सर्वाधिक प्रिय पशु वृषभ। जब वैदिक काल पढ़ेंगे अगली क्लास से, तो वहां पे सर्वाधिक प्रिय पशु हो जाएगी गाय। हड़प्पा सभ्यता में वृषभ, वैदिक काल में गाय सबसे लोकप्रिय पशु देखने को मिलेगा। और ये जो वृषभ था, इसका प्रयोग कृषि कार्य में भी हो रहा है, इसका प्रयोग व्यापार कार्य में भी, बैलगाड़ी आदि में भी हो रहा है। अब यहीं पे सर्वाधिक प्रिय पशु वृषभ हो गया, तो पशु के संदर्भ में ही प्रश्न बनता है घोड़े को लेकर के। घोड़ा, तो ध्यान से समझिएगा इस बात को कि हड़प्पा सभ्यता के लोग घोड़े से परिचित थे या नहीं थे? तो हड़प्पा सभ्यता के लोग घोड़े से परिचित नहीं थे। यही उत्तर लगाइएगा कभी आएगा तो। हड़प्पा सभ्यता के लोग क्या घोड़े से परिचित थे? उत्तर है नहीं, परिचित नहीं थे। बावजूद इसके क्या हो रहा है? बावजूद इसके कुछ एक साक्ष्य प्राप्त हुए हैं, कुछ एक साक्ष्य घोड़े के संदर्भ में प्राप्त हुए हैं। कहां से? तो घोड़े के संदर्भ में एक स्थल आपने सुना होगा, सुरकोतड़ा, गुजरात वाला सुरकोतड़ा। सुरकोतड़ा से घोड़े की हड्डी का साक्ष्य प्राप्त हो रहा है, घोड़े की हड्डी का साक्ष्य प्राप्त हो रहा है। इसके अलावा पिछले 15-20 वर्षों की अगर बात किया जाए, तो मोहनजोदड़ो से भी, आप यही टिक करेंगे जब भी आएगा, मोहनजोदड़ो से भी घोड़े की हड्डी का साक्ष्य मिल रहा है। और एक स्थल है राणा घुंडई, सिंध क्षेत्र में राणा घुंडई, और राणा घुंडई क्षेत्र से घोड़े का दांत मिला हुआ है, घोड़े का दांत मिला हुआ है। सुरकोतड़ा को लेकर के ही आज तक प्रश्न पूछा हुआ है, घोड़े के संदर्भ में कहां से घोड़े की हड्डी का साक्ष्य मिला हुआ है? सुरकोतड़ा नामक से मिला हुआ है। क्लियर है भाई? क्लियर है? आगे बढ़ें। जल्दी बताएं। चले, अगली बात करते हैं। ये तो हो गई कृषि आदि की बात। अब धातु की बात करते हैं। हड़प्पा सभ्यता की अर्थव्यवस्था में धातु। हड़प्पा सभ्यता के लोग किन किन धातुओं का प्रयोग करते थे? तो हड़प्पा सभ्यता के लोग बेसिकली सोना, चांदी, तांबा, कांसा, टिन, सीसा आदि धातुओं का प्रयोग करते थे। अब इसमें प्रश्न बनेगा, क्या ये लोग लोहे का प्रयोग करते थे? उत्तर है नहीं। लोहे का प्रयोग करते थे? उत्तर है नहीं। क्यों नहीं? क्योंकि लोहा का प्रथम साक्ष्य कब मिलता है? लोहे का प्रथम साक्ष्य मिल रहा है कब?
लगभग 1000 ईसा पूर्व में, 1000 ईसा पूर्व में प्रथम साक्ष्य मिल रहा है। 1000 ईसा पूर्व का मतलब उत्तर वैदिक काल। पहली बार भारत के लोगों को 1000 ईसा पूर्व में लोहे की जानकारी होती है। लेकिन हड़प्पा सभ्यता का समय काल क्या है? हड़प्पा सभ्यता का काल है 2500 से 1900 ईसा पूर्व का काल, अर्थात हड़प्पा सभ्यता और 1000 वर्ष पुरानी है वैदिक काल से। वैदिक काल में, पूर्व उत्तर वैदिक काल में पहली बार लोहे की जानकारी हो रही है, और इससे भी 1000 साल पहले हड़प्पा सभ्यता थी। तो हड़प्पा सभ्यता के लोगों को लोहे की कोई जानकारी ही नहीं थी। याद रहेगा, हड़प्पा सभ्यता के लोगों को लोहे की कोई जानकारी ही नहीं थी। और जो धातु का प्रयोग कर रहे हैं ये लोग, सोना, चांदी, तांबा, कांसा, टीन, सीसा आदि। ये जो सोना है, सीसा, ये जो सोना है, ये सोना कहां से आ रहा है? कोलार से आ रहा है, कर्नाटक। कहां? हड़प्पा सभ्यता, और कहां? कर्नाटक, कोलार। केजीएफ फिल्म भी आई थी, देखा होगा। बहुत दूर है, और ये आंतरिक व्यापार के द्वारा ही कर्नाटक तक हड़प्पा सभ्यता के लोग पहुंच करके वहां से सोना लाते थे। अब जब इतनी दूर जा रहे हैं तो सोना कितना रहा होगा? थोड़ा बहुत ही रहा होगा, बहुत ज्यादा नहीं, थोड़ा ही इसका साक्ष्य मिला होगा, लेकिन मिला साक्ष्य। चांदी कहां से आ रहा है? चांदी राजस्थान में एक क्षेत्र है, ज्वार क्षेत्र। कौन सा? ज्वार क्षेत्र। तांबा कहां से आ रहा है? तो तांबा जो है वो कहां से आ रहा है? ये जो तांबा है ये राजस्थान से आ रहा है। राजस्थान में कहां से? राजस्थान में खेतड़ी नाम सुना होगा, आज भी वहीं से आता है। चांदी आज भी ज्वार क्षेत्र से ही भारत में देखने को मिलता है। कांसा कैसे बन रहा है? जब कांसा बनाने के लिए जब इसमें तांबा मिला रहे हैं, किसके साथ? टिन के साथ मिला रहे हैं। तांबा तो मिल रहा है पर्याप्त मात्रा में, टिन कहां से ये लोग मंगाते थे? टिन अफगानिस्तान से मंगाते थे। कहां से? अफगानिस्तान से मंगाते थे। सीसा कहां से आ रहा है? तो राजस्थान से ही आ रहा है। अब समझिए कि कांसा बनाने के लिए तांबा और टिन चाहिए। टिन आ रहा है अफगानिस्तान में, टिन आ रहा है अफगानिस्तान से, ये लोग आयात कर रहे हैं। जैसे यहां पे देखा सोना कोलार से मंगा रहे हैं, वैसे ही टिन अफगानिस्तान से। अर्थात हड़प्पाई क्षेत्रों में सामान्यतः टिन नहीं मिलता था। जब नहीं मिलता था तो अफगानिस्तान में मिल रहा है, तो वहां से अफगानिस्तान से आयात करके लाते थे। और थोड़ा सा तकनीकी जानकारी इनकी बढ़ी होगी 200-400 वर्षों में, तो इन्होंने क्या किया? तांबा के साथ टिन को मिला दिया, तो एक नया धातु तैयार हो गया, मिश्र धातु कांसा। एक प्रश्न यहीं पे बनता है कि हड़प्पा सभ्यता जो है उसको कांस्य युगीन सभ्यता कहा जाता है। कांस्य युगीन सभ्यता कहा जाता है। कांस्य युगीन सभ्यता क्यों कहा जाता है? क्योंकि पहली बार कांसा बनाया इन्होंने, कांसा बनाया। इसके पहले कांसा नहीं बना हुआ था। पहली बार कांसा नाम का नया धातु ही बना दिया हड़प्पाई लोगों ने, इस वजह से कांस्य युगीन सभ्यता कहता है। लेकिन एक प्रश्न बनता है कि क्या ये लोग धातु प्रयोग में सर्वाधिक किस धातु का प्रयोग करते थे? तो पहली बार बनाया था कांसा, पहली बार बनाया था हड़प्पाइयों ने कांसा। लेकिन अगर सर्वाधिक धातु प्रयोग की बात किया जाए तो सर्वाधिक धातु का प्रयोग तांबा हो रहा है। कांस्य युगीन सभ्यता भले ही कही जाती है क्योंकि पहली बार कांसा इन्होंने बनाया, लेकिन सर्वाधिक किस धातु का ये लोग प्रयोग करते थे? तो सर्वाधिक तांबा धातु का प्रयोग करते थे। याद रहेगा? बताएंगे। हाँ, बहुत ही महत्वपूर्ण तथ्य। भले ही कांस्य युगीन सभ्यता कही जाती थी, क्यों? क्योंकि पहली बार कांसा बन रहा है हड़प्पाई क्षेत्रों में, लेकिन सर्वाधिक किस धातु का प्रयोग ये लोग करते थे? तांबा का। याद रहेगा?
अब सर्वाधिक कांसा का उपयोग क्यों नहीं कर पाए ये लोग? क्योंकि कांसा बनाने के लिए टिन चाहिए था और टिन से आयात करना थोड़ा बहुत ही संभव है। हड़प्पाई क्षेत्रों में टिन नहीं मिलता था, अफगानिस्तान से आयात करना पड़ता था, और दुरूह मार्ग आवागमन की समस्याएं, तो कुछ तो आयात हो रहा है। अब अफगानिस्तान के लिए जल मार्ग का तो प्रयोग करेंगे नहीं, स्थल मार्ग का ही प्रयोग करेंगे, स्थल मार्ग से ही जाएंगे अफगानिस्तान। और पहाड़ी क्षेत्र है, दुर्गम क्षेत्र है, तो थोड़ा बहुत आ जाता था, लेकिन बहुत ज्यादा नहीं। क्लियर है? अब एक प्रश्न और बनेगा यहीं पे। अगर मैं एक प्रश्न आपसे पूछूं कि हड़प्पा सभ्यता के उपकरण, पहले भी पूछा हुआ था, या औजार सर्वाधिक किस चीज के या वस्तु के बने थे, क्या उत्तर होगा आपका? इस प्रश्न का क्या उत्तर होगा? किस वस्तु पूछ रहा है? जी बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, समझ गए आप लोग। सबसे ज्यादा पत्थर के उपकरण प्राप्त हुए हैं, सबसे ज्यादा पत्थर के उपकरण प्राप्त हुए हैं, पत्थर के बाद तांबा। अब यहां पे प्रश्न बनेगा, ये देखिए कि हड़प्पा सभ्यता के औजार या उपकरण सर्वाधिक किस चीज के? तो पत्थर के। अगर यही प्रश्न पूछ लेता कि हड़प्पा सभ्यता के उपकरण सर्वाधिक किस धातु के बने हैं, किस धातु के बने हैं, तो अब आपका उत्तर होगा तांबा। समझ में आ रही है बात? दोनों तथ्यों में अंतर क्लियर है भाई? चले, अब इसमें एक और महत्वपूर्ण बात, प्रश्न ये नहीं पूछा हुआ है कभी भी, लेकिन प्रश्न ये कभी बन सकता है। लाजवर्द मणि एक कीमती लाजवर्द मणि एक कीमती पत्थर होता था, और ये लोग अफगानिस्तान से मंगाते थे। हड़प्पा सभ्यता के लोग लाजवर्द मणि अफगानिस्तान में भी, कहां से? बदख्शां से। बदख्शां एक क्षेत्र है अफगानिस्तान में, यहां से लाजवर्द मणि लोग लाते थे हड़प्पाई लोग, और इनको बाह्य व्यापार में दूसरे क्षेत्रों में ले जा करके ये कीमती धातु के रूप में यह वहां पे बिक जाती थी, और इस धातु के बदले, इस वस्तु के बदले वहां से कुछ दूसरी वस्तु ये लोग अपने हड़प्पाई क्षेत्रों में लाते थे। एक बहुत ही महत्वपूर्ण तथ्य। एक चलते चलते धातु की बात हो रही है, तो अगर औद्योगिक कार्य की बात किया जाए, हड़प्पाई क्षेत्रों में औद्योगिक कार्य की बात किया जाए, तो प्रश्न बनता है कि हड़प्पा सभ्यता के लोगों का सबसे प्रमुख औद्योगिक कार्य क्या था? औद्योगिक कार्य क्या था? तो इसका उत्तर याद रखेंगे, वस्त्र उद्योग। कौन सा भाई? वस्त्र उद्योग सबसे प्रमुख औद्योगिक कार्य था। हड़प्पा सभ्यता के लोगों का सबसे प्रमुख औद्योगिक कार्य वस्त्र उद्योग का कार्य था। ठीक है, वस्त्र उद्योग। इसके अलावा इसके बाद की अगर बात किया जाए, तो इसके बाद ये लोग मृदभांड आदि भी बनाते थे। ठीक है, सबसे महत्वपूर्ण वस्त्र उद्योग। आगे बढ़े। अब अगली जो बात है, वो बात है व्यापार को लेकर के, हड़प्पा सभ्यता का व्यापार। हड़प्पा सभ्यता का व्यापार, हड़प्पा सभ्यता के व्यापार में किन किन क्षेत्रों से व्यापार होता था? तो आपको बताया, मेसोपोटामिया से व्यापार होता था। व्यापार मतलब बाह्य व्यापार, मेसोपोटामिया। इसके अलावा इनका ओमान, बहरीन, फिर सीरिया, फारस मतलब ईरान, अफगानिस्तान आदि क्षेत्रों के साथ इनका व्यापारिक संबंध था। अब ये जो मेसोपोटामिया है,
मेसोपोटामिया, इसको देखेंगे। मेसोपोटामिया का मतलब क्या है? इराक। मेसोपोटामिया का संबंध किस नदी से है? दजला फरात, याद है? दजला फरात नदी, ठीक है। मेसोपोटामिया की पहचान। प्रश्न बनेगा कि हड़प्पा सभ्यता का सर्वाधिक व्यापार किनके साथ था? तो हड़प्पा सभ्यता का सर्वाधिक व्यापार मेसोपोटामिया के साथ था, याद रहेगा। हड़प्पा सभ्यता का सर्वाधिक व्यापार मेसोपोटामिया के साथ था। दूसरी महत्वपूर्ण बात, सर्वाधिक व्यापारिक संबंध मेसोपोटामिया के साथ है, लेकिन प्रश्न बनेगा क्या यह सीधा व्यापार था? सीधा व्यापार था मतलब ये मेसोपोटामिया है और ये हड़प्पा सभ्यता, क्या ये सीधा व्यापार था? उत्तर है नहीं, यह सीधा व्यापार नहीं था। अर्थात किसी मध्यस्थ के माध्यम से यह व्यापार होता था। ये मध्यस्थ कौन था? ये मध्यस्थ था बहरीन। क्या था? ये मध्यस्थ था बहरीन। अर्थात मध्यस्थ के माध्यम से व्यापार होता था। अर्थात हड़प्पा सभ्यता से जो नावें थी, बंदरगाहों से नाव चलती थी, ये बहरीन के बंदरगाह पे रुकती थी, यहां से फिर आगे बढ़ती थी। क्लियर है? तो मध्यस्थ कौन होता था? हड़प्पा सभ्यता तथा मेसोपोटामिया के बीच जो व्यापार कार्य होता था उसमें मध्यस्थ की भूमिका में कौन सा क्षेत्र था? बहरीन था। याद रहेगा, बहरीन, याद रहेगा। बहरीन। अब यहां पे देखिए मेसोपोटामिया की ही बात आगे है। भी अगली बात, मेसोपोटामिया से साहित्यिक स्रोत प्राप्त हुआ है। मेसोपोटामिया क्षेत्र से साहित्यिक स्रोत प्राप्त है। मेसोपोटामिया से साहित्यिक स्रोत प्राप्त है। मेसोपोटामिया की सभ्यता का साहित्यिक स्रोत प्राप्त है। हड़प्पा सभ्यता का साहित्यिक स्रोत प्राप्त नहीं है। ये जो साहित्यिक स्रोत मेसोपोटामिया की सभ्यता से प्राप्त है, इसमें मेसोपोटामिया के एक राजा सरगोन का उल्लेख मिलता है। सरगोन कहां का राजा था? अक्कार का शासक, ऐसे लिखा हुआ है, अक्कार का राजा सरगोन। सरगोन का नाम आप याद रखेंगे, सरगोन। एक राजा सरगोन का उल्लेख है। वो क्या कहता है? सरगोन का उल्लेख है और सरगोन कहता है कि हमारे बंदरगाहों पे, अर्थात मेसोपोटामियाई क्षेत्र के बंदरगाहों पर मेलुहा, मगन या मकन, कुछ भी आवे, एंड दिलमुन से जहाजें आती थी। यह बात कही है, आती थी। इस प्रकार की बात कौन कह रहा है? सरगोन बता रहा है। सरगोन मेसोपोटामिया से संबंधित एक राजा। सरगोन कहता है कि हमारे बंदरगाह अर्थात मेसोपोटामियाई क्षेत्र में किन किन क्षेत्रों की जहाजें आती थी पानी वाली? मेलुहा, माकन और दिलमुन से। अब प्रश्न बनता है यहां पे कि ये जो मेलुहा है इसकी पहचान किस स्थल से होती है? तो इसकी पहचान सिंधु घाटी की सभ्यता, सिंधु सभ्यता से होती है, या फिर इसको कह ले हड़प्पा सभ्यता। हड़प्पा सभ्यता। मेलुहा किसके लिए प्रयोग किया गया? कहां के साहित्यिक स्रोतों में मेलुहा शब्द का प्रयोग हुआ है? मेसोपोटामिया के। किसके लिए प्रयोग किया गया है मेलुहा? हड़प्पा सभ्यता के लिए मेलुहा शब्द का प्रयोग किया गया है, हड़प्पाई क्षेत्रों के लिए या सैंधव क्षेत्रों के लिए। माकन शब्द का प्रयोग किसके लिए किया गया है? ओमान के लिए माकन शब्द का प्रयोग किया गया है। जबकि दिलमुन शब्द किसके लिए प्रयोग किया गया है? दिलमुन शब्द बहरीन के लिए प्रयोग किया गया है, बहरीन के लिए। क्लियर है भाई? ठीक है। अब इसका मतलब क्या है? यहां पे हमने जो लिखा ऊपर, यहां पे हमने जो ऊपर लिखा मेसोपोटामिया,
यहाँ आपके उसके बगल में लिखा ओमान, ओमान का मतलब हो गया मकन या मागन, और बहरीन का मतलब हो गया दिलमुन। याद रहेगा। बस जैसे मैं आपको बता रहा हूं ना, वैसे ही दिमाग में आपको भी बस सारी बातें डाल लेनी है, क्रम से एक दूसरे से सारी बातें जुड़ी हुई हैं, बस दिमाग में सारी बातें डाल लेनी है, काम हो जाएगा आसान। कुछ भी रट्टा मारने की जरूरत नहीं है, बस ऐसे ही धीरे 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 पानी के बहाव की तरह बहते रहिए, बोलते रहिए, पूरा हड़प्पा सभ्यता खत्म। ऐसे ही आपको भी याद रख लेना है। आगे बढ़ेंगे। अब मेसोपोटामिया की बात हो रही थी, कुछ और बातें बताते हैं। ये जो मेसोपोटामिया है, मेसोपोटामिया को लेकर के एक प्रश्न बनता है कि मेसोपोटामिया की बेलनाकार मोहर किस सैंधव स्थल से प्राप्त हुआ है? अब हमारे यहां जो मोहर बन रहा था, सैंधव सभ्यता में जो मोहर बन रहा था, सर्वाधिक वर्गाकार एवं उसके बाद आयताकार था। लेकिन मेसोपोटामिया में सर्वाधिक किस प्रकार की मोहरों का प्रयोग होता था? बेलनाकार मोहर का प्रयोग होता था। और मेसोपोटामिया के साथ सैंधव सभ्यता का व्यापार होता था। तो यहां की कुछ चीजें वहां खुदाई में प्राप्त हुई होंगी, वहां की चीजें यहां खुदाई में प्राप्त हो रही है। तो एक प्रश्न बनता है कि मेसोपोटामिया की बेलनाकार मोहर कहां से प्राप्त हुई है? तो इसका उत्तर है मोहनजोदड़ो से। कहां से भाई? मोहनजोदड़ो से मेसोपोटामिया की बेलनाकार मोहर प्राप्त हुई है। याद रहेगा, बहुत ही महत्वपूर्ण तथ्य है। हड़प्पा सभ्यता का सर्वाधिक घनिष्ठ संबंध मेसोपोटामिया के साथ था। यह व्यापारिक संबंध सीधा नहीं था, मीडिएटर कौन था? बहरीन था। बेलनाकार मोहर का प्रयोग होता था मेसोपोटामिया में, मोहनजोदड़ो से इसका साक्ष्य मिला हुआ है। अब आगे बात करेंगे। ये जो बाह्य व्यापार होता था, तो प्रश्न बनेगा, क्या दैनिक बाह्य व्यापार जो हो रहा है, तो क्या दैनिक प्रयोग की वस्तुओं का व्यापार होता था? तो उत्तर है नहीं। रोजमर्रा के जीवन से जुड़ी हुई जो वस्तुएं हैं उनका व्यापार नहीं होता। तो व्यापार किसका होता था? महंगी और विलासिता वाली जो वस्तुएं थीं, या दुर्लभ जो इनके क्षेत्रों में, हड़प्पाई क्षेत्रों में चीजें प्राप्त नहीं थी, उन वस्तुओं का व्यापार होता था। ठीक है, महंगी, विलासिता एंड दुर्लभ वस्तुओं का व्यापार होता था, न कि दैनिक प्रयोग की वस्तुओं का। अब एक और प्रश्न, ये जो बाह्य व्यापार हो रहा है, तो ये बाह्य व्यापार में क्या मुद्रा का प्रयोग हो रहा है? तो उत्तर है नहीं, मुद्रा का प्रयोग नहीं हो रहा है। तो बाह्य व्यापार ये कैसे हो रहा है? तो यह व्यापार वस्तु विनिमय पद्धति के द्वारा देखने को मिल रहा है। वस्तु विनिमय पद्धति। वस्तु विनिमय पद्धति का मतलब एक वस्तु दो, उसके बदले दूसरी वस्तु ले लो। वस्तु से वस्तु खरीदना, बेचना। ठीक है, क्लियर है? वस्तु विनिमय पद्धति, वस्तु विनिमय पद्धति। ठीक है। अब दूसरी महत्वपूर्ण बात है कि ये हड़प्पा सभ्यता की ही वस्तु आई है मेसोपोटामिया में। इस बात की जानकारी कैसे हो रही है? मेसोपोटामिया की वस्तु हड़प्पा सभ्यता में आ रही है, इस बात की जानकारी कैसे है कि इसी स्थान की यह वस्तु है। इसीलिए यहाँ पे मोहर का प्रयोग आपको बताया था कि मोहर का प्रयोग लोग क्यों करते थे? अपने वस्तु का जो गट्ठर होता था ना, गट्ठर पर छाप लगाने के लिए मोहर का प्रयोग क्यों हो रहा है? वस्तु इकट्ठा हुआ, कीमती लकड़ी इकट्ठी हुई या कीमती पत्थर इकट्ठा हुआ, बांधा उसको, उस पे छाप लगा रहे हैं अपनी मोहर का, और ये इस मोहर से ही पता चल जाता था कि अमुक वस्तु कहां से आ रही है, हड़प्पा सभ्यता से या मेलुहा से आ रही है। समझ में आई बात? तो यह मोहर जो है मुद्रा नहीं था, मोहर का प्रयोग वस्तु की पहचान के लिए, मोटे तौर पे वस्तु की पहचान के लिए होता था।
क्लियर है भाई? आगे बढ़े। अब जैसे यहां पे आपने देखा कि ये जो मेसोपोटामिया की ये जो बेलनाकार मोहर है, मेसोपोटामिया की ये जो बेलनाकार मोहर है मोहनजोदड़ो से प्राप्त हो रही है, उसी प्रकार का एक साक्ष्य और है कि लोथल से भी कुछ खास, यह लगातार प्रश्न पूछा हुआ है। लोथल से फारस का मोहर प्राप्त हो रहा है। लोथल में खुदाई हुई तो फारस स्थित एक क्षेत्र है फैलका, तो लोथल से फारस का मोहर प्राप्त हो रहा है। ध्यान में रखना है, बहुत ही महत्वपूर्ण तथ्य है, याद रखने वाला। जैसे बेलनाकार मोहर मेसोपोटामिया की मोहनजोदड़ो से, वैसे ही फारस का मोहर किस हड़प्पाई स्थल से प्राप्त हुआ है? लोथल से प्राप्त हो रहा है। इसका मतलब कि फारस के साथ भी व्यापार होता था, मेसोपोटामिया के साथ भी व्यापार होता था। आगे बढ़ेंगे। इसमें अगली जो महत्वपूर्ण बात है कि ये जो व्यापार हो रहा है, बाह्य व्यापार हो रहा है, तो इसमें बाह्य व्यापार में बंदरगाहों की भूमिका प्रमुख है। बंदरगाहों की भूमिका प्रमुख है, क्योंकि नाव एक बंदरगाह से दूसरे बंदरगाह पे ही जाएगी, बड़ी बड़ी नावें हैं। तो बाह्य व्यापार में बंदरगाहों की भूमिका महत्वपूर्ण थी। अब प्रश्न बनता है कि हड़प्पा सभ्यता के कौन कौन से प्रमुख बंदरगाह थे? तो हड़प्पा सभ्यता के प्रमुख बंदरगाहों में आपको नाम याद होगा सुतका गेंडोर का, जिसे चौराहा भी कहा गया है, क्योंकि सबसे पश्चिम में यही क्षेत्र था। हड़प्पा सभ्यता का सबसे पश्चिमी जो स्थल था वो था सुतका गेंडोर, और सुतका गेंडोर से आसानी से पश्चिम में और जो दूसरे बाह्य क्षेत्र थे वहां पे जहाजें पहुंच जाती थी। तो सुतका गेंडोर को हड़प्पा सभ्यता का चौराहा कहा गया है, एक अलग से तथ्य। इसके साथ साथ सुतका कोह भी एक बंदरगाह स्थल था। याद करना है कौन कौन से प्रमुख बंदरगाह हैं? सुतका गेंडोर, सुतका कोह, लोथल किस प्रकार का? तो ज्वारीय बंदरगाह था। लोथल किस प्रकार का बंदरगाह था? ज्वारीय बंदरगाह था। ज्वारीय बंदरगाह का मतलब क्या होता है? ज्वारीय बंदरगाह का मतलब होता है, ज्वार भाटा आपने नाम सुना होगा, फिल्म नहीं, ज्वार भाटा नाम सुना होगा। समुद्र में ये जो टाइड आते हैं ना, ज्वार का मतलब क्या होता है? लेवल उठ जाता है, पानी का लेवल उठ जाता है। तो जब पानी का लेवल उठ जाता है तो समुद्र की गहराई से समुद्र तट तक जहाज पानी का आराम से पहुंच जाता है। और जब भाटा जाता है, वापस जाना पानी का समुद्र में, वो क्या होता है? भाटा होता है। तो ज्वार के साथ तट तक जहाज आ रही हैं बड़ी बड़ी, और भाटा के साथ पानी में गहराई में फिर जहाज वापस समुद्र के अंदर पहुंच जा रही है। अगर ज्वार भाटा का प्रयोग नहीं होता तो ऐसा भी हो सकता है, कुछ बंदरगाह ऐसे हैं जहां पे समुद्र तट के पास नीचे जमीन में पत्थर उत्थर बड़े बड़े हों। ऐसा ही कुछ सिचुएशन लोथल में था। तो लोथल एक ज्वारीय प्रकार का बंदरगाह था, जहां पे जहाजें ज्वार भाटा का प्रयोग करके या तो समुद्र तट तक आती थी या फिर खुले समुद्र में भाटा के साथ वापस चली जाती थी। इसके अलावा मेघम गुजरात में ही एक, प्रभास पाटन, इसके अलावा और कौन सा? बालाकोट आदि ये कुछ प्रमुख बंदरगाह स्थल थे हड़प्पा सभ्यता के। 2800 में से ये कुछ बंदरगाह स्थल थे।
अब इसमें ये जो लोथल है और ये जो बालाकोट है, इन दो को लेकर के भी प्रश्न बनता है। लोथल बालाकोट को लेकर के हड़प्पा सभ्यता के कौन से स्थल सीप उद्योग, समुद्र में सीप मिलता है, सीप उद्योग के लिए कौन से दो स्थल फेमस थे? तो सीप उद्योग के लिए लोथल भी महत्वपूर्ण था और बालाकोट, यह दो स्थल सीप उद्योग के लिए फेमस थे। याद रहेगा, सीप उद्योग के लिए लोथल और बालाकोट, ये दो बहुत ही फेमस स्थल देखने को मिलते हैं। चलते चलते एक लास्ट बात कि ये जो हड़प्पा सभ्यता है, तो ये बाह्य व्यापार हो रहा है जो कि समृद्धि का कारण है, हड़प्पा सभ्यता की समृद्धि का कारण है। एक लास्ट मुद्दा यहाँ पे, ये जो बाह्य व्यापार हो रहा है, तो व्यापार संतुलन किसके पक्ष में था? व्यापार संतुलन किसके पक्ष में था? तो व्यापार संतुलन हड़प्पा सभ्यता के पक्ष में था। बाह्य व्यापार में व्यापार संतुलन किसके पक्ष में होता था? हड़प्पा सभ्यता के पक्ष में था। क्लियर हो गया? अब इसमें एक लास्ट जो मुद्दा है, वो है हड़प्पा सभ्यता का पतन। हड़प्पा सभ्यता का पतन। आगे बढ़े। हड़प्पा सभ्यता का पतन। देखेंगे हड़प्पा सभ्यता का जो पतन हो रहा है, तो ये जो पतन का काल है वो क्या काल है? हड़प्पा सभ्यता 1900 ईसा पूर्व तक क्या रहा? अपने विकसित चरण में रहा। हड़प्पा सभ्यता 1900 ईसा पूर्व तक अपने विकसित चरण में रहा और इसके बाद अचानक से क्या हुआ? हड़प्पा सभ्यता की जो खास विशेषताएं थी उनमें पतन देखने को मिलता है। अर्थात 1900 के बाद हड़प्पा सभ्यता के क्षेत्रों में उसकी खास विशेषताओं में पतन देखने को मिलता है और 1750 ईसा पूर्व तक आते आते हड़प्पा सभ्यता का पतन हो गया। अब एक प्रश्न बनता है कि हड़प्पा सभ्यता के पतन का मतलब क्या है, पतन का अर्थ क्या है? आपके नोट्स में भी लिखा हुआ है। तो गुणों में ह्रास, गुणों में ह्रास, ह्रास मतलब कमी। गुणों में ह्रास ही क्या कहलाता है? पतन कहलाता है। अंत क्या कहलाता है? हड़प्पा सभ्यता का अंत शब्द मतलब समाप्त, पूरी तरह से समाप्त। जबकि हड़प्पा सभ्यता का पतन हुआ अर्थात गुणों में ह्रास हुआ। गुणों में ह्रास का मतलब हड़प्पा सभ्यता के संदर्भ में, तो जो इसकी विशेषताएं थी, गुण थे अर्थात जो विशेषताएं थी, उनमें पतन देखने को मिलता है। उनके गुणों में पतन देखने को मिलता है, कमी देखने को मिलती है। विशेषताओं में जैसे शहरीकरण, हड़प्पा सभ्यता के बहुत सारे स्थल शहरीकरण की स्थिति तक पहुंच गए थे। जब शहरीकरण की बात है तो इसमें नगर योजना, एक वेल प्लान्ड व्यवस्था देखने को मिलती है अधिकांश स्थलों में हड़प्पा सभ्यता के। ईंटों में मानकीकरण देखने को मिलता है। मानकीकरण मतलब लगता है जैसे एक ही ईंट के भट्ठे से सारी तमाम स्थलों की ईंटें बनी थी, ऐसे देखने को मिलता है। ईंटों में मानकीकरण मतलब लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई 1:2:4 के अनुपात में हड़प्पा सभ्यता की तमाम जिन स्थलों से साक्ष्य मिले ईंटों के, तो 1:2:4 के अनुपात में ही सारी ईंटें हैं। इसी वजह से लिखा गया मानकीकरण। हड़प्पा सभ्यता में स्वच्छता का विशेष ध्यान रखा जाता था। ऐसे तमाम जो कुछ खास बातें थीं उनमें पतन देखने को मिलता है, जो कि 1900 से शुरू हुआ और 1750 ईस्वी तक यह पतन देखने को मिलता है। तो हड़प्पा सभ्यता के पतन का काल 1900 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व तक का माना जाता है। इनमें पतन हो रहा है, इन सब में पतन देखने को मिल रहा है। अब नगर योजना में क्या है? एक निश्चित दूरी पर एक दूसरे से सड़कें समकोण पर काट रही हैं,
एक दूसरे को समकोण पे काट रही हैं, और दो घरों के बीच में एक बड़ा सा चौराहा है, बड़ी सी चौड़ी सी रोड है। लेकिन समय के साथ ऐसा दिखाई दे रहा था कि अब वो रोड जो है वो तंग गलियों में तब्दील होते चले गए। खैर उस पर नहीं जाना है, मुख्य परीक्षा का वो विषय है। इस विशेषताओं में पतन देखने को मिलता है। इन विशेषताओं के जो गुण प्रॉपर्टीज थे उनमें कमी देखने को मिलती है, और धीरे धीरे 1750 ईस्वी तक आते आते वो स्थल ही वीरान हो गए। इसी वजह से कहा जाता है कि 1900 से लेकर के 1750 ईसा पूर्व का जो समय काल था हड़प्पा सभ्यता के पतन का काल माना जाता है। अब अलग अलग लोग, विद्वान अलग अलग क्षेत्रों में जाकर के रिसर्च करते हैं। हड़प्पा सभ्यता के संदर्भ में अलग अलग विद्वान जो है अलग अलग अपने रिसर्च करते हैं, और जो अपने अपने अलग अलग विद्वानों के द्वारा रिसर्च हुए उनमें अंतर देखने को मिलता है। इसी वजह से कहा जाता है कि हड़प्पा सभ्यता का जैसे उद्भव हुआ वैसे ही पतन भी विवाद का विषय रहा है। अंतर होने के कारण, क्योंकि अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग विद्वान जा रहे हैं, कोई एक विद्वान सारे क्षेत्रों का पतन कैसे हुआ उस पर काम नहीं कर रहा है। 2800 से ज्यादा स्थल अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग विद्वान जा रहे हैं, अपने रिसर्च कर रहे हैं, उनके अपने संयंत्र हैं, यंत्र हैं, उपकरण हैं। किसी को कुछ समझ में आ रहा है, किसी को कुछ समझ में आ रहा है। तो बहुत सारे यहां पे मत देखने को मिले। अलग अलग मत होने की वजह से कोई एक निष्कर्ष नहीं हुआ कि हड़प्पा सभ्यता का पतन क्यों हुआ। तो ये अलग अलग मत कौन कौन से देखने को मिल रहे हैं? तो कुछ लोग कहते हैं कि हड़प्पा सभ्यता के किन्हीं स्थलों का पतन बाढ़ आने से हुआ। कुछ विद्वान कह रहे हैं कि हड़प्पा सभ्यता के किन्हीं अर्थात कुछ स्थलों का पतन बाढ़ आने से हुआ। कुछ विद्वान हैं जो कहते हैं कि हड़प्पा सभ्यता के कुछ स्थलों का पतन नदी मार्ग में परिवर्तन होने से हुआ। अर्थात नदी के किनारे स्थल था, पानी वानी की सप्लाई आसान थी, नदी 2-4 किलोमीटर और आगे खिसक गई, नदी मार्ग में परिवर्तन हो गया। तो जहां पे लोग रहते थे उस क्षेत्र को छोड़ करके कहीं और जाना पड़ा नदी के पीछे पीछे पानी की तलाश में। कुछ लोग कहते हैं कि हड़प्पा सभ्यता का जो पतन हुआ वो विवर्तनिक उत्पात की वजह से हुआ। विवर्तनिक उत्पात की वजह से हुआ। विवर्तनिक उत्पात का मतलब भूकंप आदि अर्थात भूतात्विक परिवर्तन की वजह से हुआ। भूतात्विक परिवर्तन की वजह से हुआ। कुछ एक विद्वान है जो कि यह कहते हैं कि हड़प्पा सभ्यता का जो पतन हुआ पारिस्थितिकी असंतुलन की वजह से हुआ। पारिस्थितिकी असंतुलन की वजह से हुआ। आज भी हम देखते हैं ग्लोबल वार्मिंग वगैरह या इकोलॉजिकल डिसबैलेंस की बात होती है कि पृथ्वी समाप्त हो जाएगी, कुछ वैसी स्थिति। कुछ लोग कहते हैं जलवायु में परिवर्तन होने से हुआ। जलवायु परिवर्तन से हड़प्पा सभ्यता का पतन हुआ। कुछ एक है जो कि यह कहते हैं कि हड़प्पा सभ्यता के क्षेत्रों में महामारी फैल गई थी, इस वजह से लोग महामारी के शिकार हो गए। अब जैसे कोरोना हाल फिलहाल में आया हुआ है, बहुत सारे लोग निपट जा रहे हैं। और कोरोना अगर तीसरी लहर, अब कल परसों की जो न्यूज आई कि भाई तीसरी लहर कभी भी आ सकती है हाल फिलहाल में, और इस बार कोई भी व्यक्ति कोरोना से बच नहीं पाएगा। इलाज हो जा रहा है तो अच्छी बात है, नहीं हो पा रहा है तो निपट जाएगा, इस बार ऐसी आशंका लगाई जा रही है। इसके साथ साथ कुछ एक विद्वान है जो कि कहते हैं प्रशासनिक शिथिलता की वजह से। प्रशासनिक शिथिलता, इतनी बड़ी सभ्यता थी, निश्चित रूप से इतनी बड़ी सभ्यता में इतने सारे स्थल, कोई ना कोई प्रशासन तंत्र अवश्य रहा होगा जो इतनी बड़ी सभ्यता को संचालित करता रहा होगा। लेकिन हमारी समस्या है कि वर्तमान तक हम समझ नहीं पाए हैं, क्योंकि अभी तक उनकी लिपि हम पढ़ नहीं पाए हैं। तो उनका प्रशासन तंत्र कैसा था हमें इस बात की जानकारी नहीं है। उनके राजनीतिक जीवन की या प्रशासनिक जीवन की जानकारी हमें अभी तक नहीं है। इस प्रकार की बहुत सारी चीजें हैं। इसमें एक जो सबसे महत्वपूर्ण तथ्य है, बाह्य आक्रमण।
बाह्य आक्रमण क्या क्या है ये सब देखते हैं बारी बारी से। ये कुछ खास कारण बताए गए हैं जिसकी वजह से हड़प्पा सभ्यता का पतन हुआ। कौन कौन से लोग हैं आपके नोट्स में ये सब कुछ लिखा हुआ है, कौन कौन से लोग क्या क्या यह बातें कहते हैं। आगे बढ़े, बात समझ आ रही है। देखें, शुरुआत करते हैं। बाढ़ आने से पतन। कौन कौन से विद्वान हैं जो कि ये कहते हैं हड़प्पा सभ्यता का पतन बाढ़ आने से हुआ। इसमें नाम आता है जॉन मार्शल का। जॉन मार्शल के अलावा एक नाम आएगा एस.आर. राव का, एक नाम आएगा मैके का। मार्शल साहब कहते हैं कि मोहनजोदड़ो में कुल 7 बार बाढ़ आई और 7 बार मोहनजोदड़ो का पतन हुआ। बसा पतन हुआ, बसा पतन हुआ, बसा 7 बार। कौन कह रहा है? मार्शल। एस.आर. राव लोथल के संदर्भ में कहते हैं कि लोथल स्थल का पतन भी बाढ़ आने से हुआ था। मैके साहब क्या कहते हैं? मैके कहते हैं चनहूदड़ो स्थल का पतन बाढ़ आने से हुआ था। अब ये सब याद करना पड़ेगा क्योंकि मिलान करने के लिए आएगा। ये सब चीजें याद करनी पड़ेगी क्योंकि मिलान करने के लिए प्रश्न आएगा। नदी मार्ग में परिवर्तन, आगे बढ़े, याद हो पाएगा? कर लिया है। चले, क्या लिख रहे हैं भाई आशीष जी? नदी मार्ग में परिवर्तन। नदी मार्ग में परिवर्तन को लेकर के एक नाम आता है एम.एस. वत्स का। एम.एस. वत्स साहब कहते हैं कि ये जो हड़प्पा स्थल का जो पतन हुआ नदी मार्ग में परिवर्तन होने से हुआ। रावी नदी मार्ग में परिवर्तन हो जाता था, इस वजह से यहां के लोग हड़प्पा स्थल को छोड़कर के कहीं और चले गए। एक नाम आता है यहीं पे जॉर्ज डेल्स का। जॉर्ज डेल्स यही बात कालीबंगा के लिए कहते हैं। जॉर्ज डेल्स यही बात कालीबंगा के लिए कहते हैं कि कालीबंगा जो कि घग्गर नदी के किनारे थी, घग्गर नदी के मार्ग में परिवर्तन होने से इस स्थल को लोग छोड़ करके चले गए। और एच.टी. लैम्ब्रिक एक विद्वान है, लैम्ब्रिक साहब ने भी कुछ इसी प्रकार की बात कुछ और स्थलों के लिए कहा हुआ है कि हड़प्पा सभ्यता के कुछ और स्थल नदी मार्ग में परिवर्तन होने से वहां के लोग उन स्थलों को छोड़ करके कहीं और चले गए। अब बात करेंगे ये जो तीसरा है, विवर्तनिक उत्पात भूतात्विक परिवर्तन। विवर्तनिक उत्पात और भूतात्विक परिवर्तन को लेकर के एम.आर. साहनी एक भारतीय है और राइक्स एक विदेशी विद्वान है। इन दो लोगों ने विवर्तनिक उत्पात या भूतात्विक परिवर्तन कारण बताया है हड़प्पा सभ्यता के किन्हीं क्षेत्रों के पतन को लेकर के। भूतात्विक परिवर्तन एक तरफ, दूसरी तरफ इनमें से कोई एक नाम मिलान करने के लिए आएगा। ABCD मिलान करने के लिए आएगा, सीधे सीधे याद रखने की जरूरत है। ये जो पारिस्थितिकी असंतुलन है, पारिस्थितिकी असंतुलन के संदर्भ में फेयर सर्विस एक विद्वान है। फेयर सर्विस ने नहीं, जलवायु परिवर्तन, ये फेयर सर्विस और सब याद करने की जरूरत है। पारिस्थितिकी असंतुलन
अमलानंदन घोष, अमलानंदन घोष और ऑरेलस्टाइन, ये लोग हैं जो कि बताते हैं पारिस्थितिकी असंतुलन की वजह से तमाम हड़प्पाई क्षेत्रों का पतन हो गया। और पारिस्थितिकी असंतुलन के संदर्भ में ये जो ऑरेलस्टाइन लिखा हुआ है, सबसे पहले इन्होंने ही, सर्वप्रथम इन्होंने, ऑरेलस्टाइन ने ही पारिस्थितिकी असंतुलन भी एक कारण था यह बताया था। ऑरेलस्टाइन ने सर्वप्रथम हड़प्पा सभ्यता के किन्हीं स्थलों के पतन में पारिस्थितिकी असंतुलन को भी कारण बताया हुआ था। ये जो महामारी है, महामारी फैलने से हड़प्पा सभ्यता के किन्हीं स्थलों का पतन हुआ, अमेरिका के एक विद्वान है के.यू.आर. केनेडी, इन्होंने कहा हुआ था कि हड़प्पा सभ्यता के किन्हीं स्थलों में महामारी फैल गई थी, इस वजह से इसका पतन हुआ। प्रशासनिक शिथिलता के संदर्भ में जॉन मार्शल हैं। जॉन मार्शल साहब कहते हैं कि प्रशासन तंत्र ढीला पड़ गया था, संभवतः हड़प्पा सभ्यता का प्रशासन तंत्र ढीला पड़ गया था, जिसकी वजह से हड़प्पा सभ्यता का प्रशासन तंत्र चूंकि ढीला पड़ गया था, जिसकी वजह से यह सभ्यता प्रशासन तंत्र के अभाव में समय के साथ धूल दूसरित हो गई, विसरित हो गई, क्षेत्रों को छोड़ करके लोग चले जाते हैं कहीं। इसी संदर्भ में एक और विद्वान हैं जिनका नाम है अल्ब्राइट साहब कहते हैं कि बाह्य व्यापार में पतन से हड़प्पा सभ्यता का पतन हो गया। अल्ब्राइट एक विदेशी विद्वान है, अल्ब्राइट, इन्होंने कहा बाह्य व्यापार को कारण बताया। बाह्य आक्रमण की बात करते हैं। बाह्य आक्रमण जो कि सबसे, ये सब महत्वपूर्ण है, याद करना पड़ेगा आपको। बाह्य आक्रमण की बात करते हैं। बाह्य आक्रमण में कौन सा आक्रमण? आर्यों का आक्रमण। आर्य कौन? ये वैदिक काल वाले आर्यों का आक्रमण। या आर्यों का सबसे प्रमुख देवता कौन था? इंद्र। आर्यों का सबसे प्रमुख देवता कौन था? इंद्र। या आर्यों का आक्रमण बाह्य आक्रमण में एक कारण बताया गया है, जो कि सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न के रूप में उभरता है पतन को लेकर के। इसके कौन से विद्वान हैं जिन्होंने इंद्र का आक्रमण या आर्यों के आक्रमण को कारण बताया? तो इसमें एक नाम आता है गॉर्डन चाइल्ड। इसके साथ साथ राम प्रसाद भारती हैं, राम प्रसाद संभवतः गुहा है। और प्रश्न इसको लेकर के क्या क्या बनता है वो समझिए। हड़प्पा सभ्यता के पतन में इंद्र को कारण किसने बताया? या हड़प्पा सभ्यता के पतन में आर्यों के आक्रमण को कारण किसने बताया? तो गॉर्डन चाइल्ड, राम प्रसाद, इसके साथ साथ यहाँ पे व्हीलर का नाम आता है, यहाँ पे मैके का नाम आता है, आदि लोग हैं जो कि इस वाले कॉन्सेप्ट में विश्वास रखते हैं। इस वाले कॉन्सेप्ट को सबसे पहले किसने दिया हुआ था? तो सर्वप्रथम गॉर्डन चाइल्ड ने, और ये ऑप्शन अगर नहीं रहा तब ये लगाएंगे राम प्रसाद जी को। दोनों ऑप्शन रहेगा तो गॉर्डन चाइल्ड लगाएंगे। सर्वप्रथम इन्होंने ही यह कॉन्सेप्ट दिया था कि हड़प्पा सभ्यता का पतन आर्यों के आक्रमण से या इंद्र के आक्रमण से हुआ था, सबसे पहले गॉर्डन चाइल्ड ने। अभी दूसरा प्रश्न बनता है कि इस कॉन्सेप्ट के सबसे बड़े समर्थक कौन हैं? तो इस कॉन्सेप्ट के सबसे बड़े जो समर्थक हैं, समर्थक विद्वान कौन है? व्हीलर साहब है। सबसे बड़े समर्थक व्हीलर साहब है। सबसे पहले यह कॉन्सेप्ट किसने दिया था आर्यों के आक्रमण का? तो वो गॉर्डन चाइल्ड। सबसे बड़े समर्थक कौन है इस मत के? व्हीलर साहब सबसे बड़े समर्थक हैं। व्हीलर साहब ने कुछ और बातें कही। व्हीलर साहब ने तर्क क्या दिया कि ये जो कॉन्सेप्ट है उसके पीछे निम्नलिखित तर्क है, जिसकी वजह से मैं यही मानूंगा कि आर्यों के आक्रमण से हड़प्पा सभ्यता का अंत हुआ। तो इन्होंने जो तर्क दिया उसमें बताया कि जो ऋग्वेद है उसमें
हरियूपिया शब्द का प्रयोग हुआ है। कौन कह रहा है ये बातें? व्हीलर साहब कह रहे हैं। ऋग्वेद को तर्क बना करके बातें। व्हीलर साहब ने कहा ऋग्वेद में हरियूपिया शब्द का प्रयोग हुआ है, जो कि कुछ हड़प्पा से मिलता जुलता है। हड़प्पा से मिलता जुलता है, एक तर्क इनका। दूसरा तर्क इन्होंने दिया कि ऋग्वेद में पुरंदर शब्द का प्रयोग हुआ है, पुरभिद शब्द का प्रयोग हुआ है। पुरंदर और पुरभिद शब्द का प्रयोग हुआ है। इसका मतलब क्या है? पुर अर्थात दुर्ग, पुर का मतलब दुर्ग अर्थात गढ़ को भेदने वाला अर्थात तोड़ने वाला। पुरंदर या पुरभिद किसको कहा गया है? ऋग्वेद में इंद्र को कहा गया है। और ये जो हड़प्पा सभ्यता के लोग थे वो किस क्षेत्र में रहते थे? गढ़ी क्षेत्र में रहते थे। पुर या दुर्ग या गढ़ को भेदने वाला कौन है? इंद्र है। पुरंदर पुरभिद कहा गया है ऋग्वेद में। इसका मतलब कौन सा दुर्ग या गढ़ तोड़ा जा रहा है? इंद्र के द्वारा। और गढ़ी क्षेत्र में कौन से दुर्ग या गढ़ क्षेत्र में कौन से लोग रहते थे? हड़प्पा सभ्यता के लोग रहते थे। ये तर्क दिया इन्होंने, किसने? व्हीलर साहब ने दिया कि ये हमारे तर्क हैं जिससे मैं सहमत हूं, और इस तर्क के आधार पे मैं व्हीलर यह कहना चाहता हूं कि इंद्र या आर्यों के आक्रमण की वजह से ही हड़प्पा सभ्यता का पतन हुआ। दूसरी बात इन्होंने कहा कि हड़प्पा सभ्यता के किन्हीं स्थलों से, अब ये तो साहित्यिक साक्ष्य हो गया, ये साहित्यिक साक्ष्य हो गया जो कि व्हीलर ने प्रस्तुत किया। पुरातात्विक साक्ष्य भी प्रस्तुत करते हैं, पुरातात्विक साक्ष्य भी प्रस्तुत करते हैं। कौन? व्हीलर साहब। व्हीलर साहब पुरातात्विक साक्ष्य भी प्रस्तुत करते हैं। क्या कहते हैं पुरातात्विक साक्ष्य में? व्हीलर साहब कहते हैं कि हड़प्पा के किन्हीं स्थलों से, हड़प्पा सभ्यता के किन्हीं स्थलों से जनसंहार के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। जनसंहार के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। कौन कह रहा है? व्हीलर। प्राप्त हुए हैं, ये पुरातात्विक साक्ष्य दे रहे हैं। कुछ ऐसे अस्थियां मिली हुई हैं जिसपे कुछ चलने का, चोट लगने का निशान प्राप्त हुआ है, ये तर्क में प्रस्तुत करते हैं। जबकि कल आपको बताया कि हड़प्पा के किसी भी स्थल से जनसंहार का साक्ष्य नहीं मिल रहा है, संघर्ष का साक्ष्य नहीं मिल रहा है। हड़प्पा सभ्यता के लोग शांति प्रिय थे। और ये कह रहे हैं कि नहीं, जनसंहार का साक्ष्य मिल रहा है। कैसे मिल रहा है जनसंहार का साक्ष्य? तो ये कह रहे हैं कि हड़प्पा सभ्यता के 4 जो मानव प्रजाति थी, उन मानव प्रजाति के साक्ष्य मिले हुए हैं, और कुछ कटने के, चोट लगने के निशान है हड्डियों पर। तो भाई कॉमन सेंस क्या कहता है? हड़प्पा सभ्यता के जो मानव प्रजाति हैं उनके चोट लगने के तो हड्डियां मिल रही हैं, लेकिन आर्यों ने आक्रमण किया था तो लड़ाई झगड़ा आर्य वर्सेज हड़प्पा सभ्यता हो रहा है। ऐसा थोड़ी है कि आर्य ही सिर्फ मारेंगे, इंद्र ही सिर्फ मारेगा हड़प्पा सभ्यता के लोगों को, सिर्फ हड़प्पा सभ्यता के लोग ही मरेंगे। जब भैया ग्रुप में लड़ाई झगड़ा होगा, तलवार भाला चलेगा, तो कुछ लोग इधर से भी क्षत विक्षत होंगे, कुछ लोग इधर से भी क्षत विक्षत होंगे। लेकिन ये साक्ष्य में क्या कह रहे हैं कि सिर्फ हड़प्पा सभ्यता के लोग मरे हैं, हड़प्पा सभ्यता के लोग ही मर रहे हैं। कैसे स्वीकार किया जा सकता है? जनसंहार हो रहा है तो हड्डी जो प्राप्त हो रही है सिर्फ मानव प्रजाति हड़प्पा सभ्यता के नहीं ना प्राप्त होनी चाहिए, आर्यों की भी तो कुछ हड्डियां प्राप्त होनी चाहिए चोट लगने वाली। तो इनका ये जो पुरातात्विक साक्ष्य है ना, वो सीधे सीधे खारिज कर दिया जाता है कॉमन सेंस के आधार पे। खारिज। व्हीलर साहब इतना जोर दे रहे हैं, ये बिल्कुल बेकार की बात है। ऋग्वेद में ये जो साक्ष्य इन्होंने दिया, अब इसको कैसे खारिज किया जा रहा है? इसको ऐसे खारिज किया जा रहा है कि किसी भी सूरत में हड़प्पा सभ्यता का पतन, हड़प्पा सभ्यता का पतन किसी भी सूरत में 1750 ईसा पूर्व के बाद का नहीं माना जा सकता, बाद का नहीं माना जा सकता।
किस आधार पे कहा जा रहा है? पुरातात्विक साक्ष्य के आधार पे कहा जा रहा है, जो कार्बन 14 डेटिंग आदि पद्धति का साइंस टेक का प्रयोग हुआ उसके आधार पे कि किसी भी सूरत में 1750 ईसा पूर्व तक हड़प्पा सभ्यता पतन हो गया था। साहित्यिक साक्ष्य कुछ मौजूद नहीं है। पुरातात्विक साक्ष्य लेबोरेटरी में जो कुछ कंक्लूजन निकल करके आया उससे यह स्पष्ट हो गया कि 1750 ईसा पूर्व के बाद का माना ही नहीं जा सकता कोई अवशेष हड़प्पा सभ्यता का मिल रहा है। जबकि अगर साहित्यिक स्रोतों की बात किया जाए, साहित्यिक स्रोतों की बात किया जाए तो वैदिक काल या ऋग्वेद का जो समय है ना वो 1500 ईसा पूर्व से पहले का नहीं माना जा सकता है, से पहले का नहीं माना जा सकता है, पहले का नहीं। इसका मतलब कि पुरातात्विक साक्ष्य हड़प्पा सभ्यता के ये बता रहे हैं 1750 ईसा पूर्व तक यह पतन हो गया। साहित्यिक साक्ष्य वैदिक लोगों के लिए, आर्यों के लिए बता रहा है कि 1500 ईसा पूर्व के पहले भारत में इनका कोई भी नाम नहीं देखने को मिलता है। इसका मतलब कि हड़प्पा सभ्यता और वैदिक काल के बीच लगभग 150 से 200 वर्षों का एक गैप है, एक अंतराल है, जिसके 1750 से 1500 ईसा पूर्व के बीच के समय 150-200 वर्षों के इतिहास की कोई जानकारी हमें नहीं है। अर्थात हड़प्पा सभ्यता और वैदिक काल के लोग आपस में कभी मिले ही नहीं, आपस में कभी नहीं मिले। पुरातात्विक और साहित्यिक दोनों साक्ष्यों को कंक्लूजन में रखा गया और निष्कर्ष यही निकला कि हड़प्पा सभ्यता और वैदिक काल के लोगों के बीच लगभग 150 से 200 वर्षों का अंतराल है। ये लोग कभी आपस में मिले ही नहीं। तो व्हीलर का यह मत सीधे सीधे खारिज कर दिया गया इन तर्कों के आधार पे कि ये जो व्हीलर साहब कह रहे हैं वो बिल्कुल गलत है, लेकिन लगातार ये प्रश्न पूछा हुआ है। यहां पे जाकर के ये बात फिनिश। क्लियर है भाई? तो ये आपका टॉपिक फिनिश होता है। अब अगली क्लास संभवतः परसों से, कल नहीं परसों से मैं वापस आ जाऊंगा, तब वैदिक काल हम लोग पढ़ना शुरू करेंगे। वैदिक काल 5-6 दिन का इसमें समय लगेगा, ये काम कंप्लीट होगा और धीरे धीरे अगले 15 दिनों में, 15 से 20 दिनों में धीरे धीरे हम लोग एंशिएंट पे बहुत अच्छी पकड़ बना लेंगे। मिले फिर। हाँ श्वेता जी, ये ना चले बाद में बताऊंगा। ठीक है फिर, धन्यवाद।